हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे रिगिंग एंड लिफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 5 पे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें हमने लिया है और अक्सर ये क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन विच कंडीशन लोड रेडियस ऑफ क्रेन इंक्रीज। वो कौन सा कंडीशन है जिस केस में लोड जो रेडियस होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउन हिल मूवमेंट में हो सकता है। यहाँ पे देखिए डाउन हिल मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लोड रेडियस इंक्रीज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे लोड का भी मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे रेडियस बढ़ सकता है। दूसरा है ड्रैगिंग द लोड, यहाँ पे देखिए लोड को खींचा जा रहा है, इस केस में भी यहाँ पे लोड रेडियस बढ़ सकता है। नेक्स्ट है होस्टिंग ऑन ए रबर टायर। अब यहाँ पे टायर पे अगर यहाँ पे है और आउट रिगर ठीक से नहीं लगाए हैं और वहाँ पे टायर है जो ज़मीन में टच है, या टायर पे ही हम काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे इसका है लोड रेडियस बढ़ेगा। और स्विंगिंग द लोड, अगर लोड में स्विंग हो रहा है, जैसे इस केस में भी ले लीजिए तो भी लोड में स्विंग होगा, इस केस में भी लोड में स्विंग होगा और इस केस में भी लोड स्विंग होगा। बट इस केस में लोड का स्विंग बहुत कम होगा क्योंकि ये स्टेबल ग्राउंड पे खड़ा है, जबकि ये दोनों है जो स्लेप ग्राउंड पे खड़ा है, ये आगे की ओर जा रहा है और ये स्लोप पे जा रहा है। तो इस केस में है जो यहाँ का लोड का स्विंग ज़्यादा होगा। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग ऑन स्लोप पे काम करता है तो लेवल ग्राउंड का यहाँ पहला फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे है जो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे लोड रेडियस बढ़ेगा नहीं। दूसरा अपहिल पोजीशन जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो अपहिल पोजीशन में क्या है, जब हम हिल पे चढ़ रहे हैं तो इस केस में लोड जो है क्रेन की ओर आएगा और इसके बूम से टच होने का डर है और इसके कारण यहाँ पे टिप में जब टकराएगा तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है और यहाँ पे सडन ही इसका रेडियस रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि जैसे आप हिल पे होगा तो लोड का क्या है, लोड इधर की ओर टुवार्ड्स क्रेन की ओर आएगा और यहाँ पे है जो सडन ही रेडियस इसका कम हो जाएगा, जिसके कारण क्रेन पे प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा चीज है डाउन हिल पोजिशन। तो डाउन हिल पोजिशन में क्या होता है, जब डाउन हिल पोजिशन पे जाएंगे तो लोड क्या है, क्रेन से दूर जाएगा, यानी अवे फ्रॉम द क्रेन, ये मूव करेगा अवे फ्रॉम द क्रेन, जिसके कारण यहाँ पे इसका रेडियस है जो बढ़ जाएगा और इसके कारण भी क्रेन पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी आपने देखा कि वो कौन कौन से कंडीशन है जिस कंडीशन में लोड रेडियस है जो वहाँ पे चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रिजेक्टिंग ऑफ वायर रोप स्लिंग। तो यहाँ पे वायर रोप स्लिंग करने के क्राइटेरिया तो बहुत सारे हैं, हम न्यूमेरिकल वैसे क्राइटेरिया पे बात करेंगे जिसमें वायर बहुत सारे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब उस वायर में जो टूटे हुए नजर आ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करें या ना करें, तो यहाँ पे हम उस पर बात करेंगे। किंकिंग, बर्ड केज, ये सब पे हम बात करने वाले नहीं हैं। तो इसमें एक थंब रूल फार्मूला होता है जिसको कैलकुलेट करके देख लेंगे कि अगर वो कैलकुलेशन में आता है तो यूज होगा, अगर उस कैलकुलेशन से बाहर है तो यूज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, हम इसके लेंथ पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउड इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वायर ओवर ए लेंथ, यानी जिस लेंथ में लेंगे उस लेंथ का ओनली 10% ही है जो अलाउ करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब लेंथ निकालेंगे कैसे, तो लेंथ यहाँ पे निकालने के एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो रोप का डाया होता है उसका 8 टाइम हम लेते हैं तो वो लेंथ हो जाएगा, वो डायमीटर ऑफ द रोप निकल जाएगा वो, ठीक है, ओवर ए लेंथ ऑफ 8 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप। तो डायमीटर जो रोप का लेंगे तो उसका 8 टाइम है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो लेंथ निकलेगा। अगर उतने लेंथ में अगर वायर्स कितने टूटे हुए हैं तो उसके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे हम सपोज करें कि हमारे पास कोई वायर है जो कि 6x19 का है, 6 का मतलब 6 स्टैंड है और एक स्टैंड में 19 वायर्स हैं। तो टोटल वायर्स अगर हम करेंगे तो कितना हुआ, 114 वायर्स होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इसका 10% हम निकाल लेते हैं क्योंकि 10% ही अलाउ कर रहा है, बता रहा है। तो 10% अगर हमने यहाँ निकाल लिया तो कितना होगा, 114 का निकालेंगे तो 11.4 वायर हुआ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 11 वायर्स। अब 11 वायर्स काउंट कितना में होगा, तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था कि रोप है जो 25 mm मान लिया, ठीक है, 25 mm डाया है तो डाया का 8 टाइम्स होता है
और रोप का डाया है, और साथ में इसमें स्टैंड का जो है 6 स्टैंड है, 19 वायर्स है, यानी 6x19 का वायर है। तो यहाँ पे डायामीटर हमारा 25 mm है, तो इसको 8 टाइम्स होता है, उसका लेंथ निकालने के लिए 8 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 × 8 कर दिया, तो यहाँ हो गया 200 mm लेंथ। यानी 200 mm लेंथ में यहाँ पे अगर 11.4 वायर्स टूटे हुए हैं, मतलब आप मोटा मोटी ले सकते हैं 11 वायर्स अगर टूटे हुए हैं, तो इस केस में यहाँ पे देखिए, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर रोप अलाउड इन ए लेंथ ऑफ 200 mm इज 11। तो 11 अगर टूटा हुआ है तो इस रोप का हम इसे वायर रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टूटा हुआ है तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्राइटेरिया वही है कि स्लिंग का लेंथ कितना बना है, और उतना ही लेंथ में, नॉट पूरा लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, जितना लेंथ यहाँ कैलकुलेट किया गया है, नहीं स्लिंग का डाया क्या है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करके उतना ही लेंथ जो बना, यानी 200 mm के बीच में ही देखना है कि वायर कितने टूटे हुए हैं। अगर उसमें 11 से ज़्यादा टूटा हुआ है तो यूज नहीं होगा, अगर 11 तक टूटा हुआ है तो यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर रिगिंग सेफ्टी रूल्स? रिगिंग सेफ्टी रूल्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो रिगिंग सेफ्टी रूल में बहुत सारे आप जानते भी होंगे, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ। सबसे पहले नो द वेट ऑफ द लोड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जिस लोड को उठाने वाले हैं उसका वेट मालूम होना चाहिए, तभी सभी सही ढंग से रिगिंग किया जा सकता है। नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड। लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जानना जरूरी है, ताकि हम वहाँ पे स्लिंगिंग ठीक तरह से कर पाएँ। मेक लोड अटैचमेंट एवं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर पता चल गया है तो लोड को उठाने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हुक करना है, ना कि नीचे। नीचे हुक करेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। नो रेटेड कैपेसिटी ऑफ स्लिंग एंड रिगिंग हार्डवेयर। तो जो स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रेटेड कैपेसिटी के बारे में मालूम होनी चाहिए, या जो रिगिंग हार्डवेयर है उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। प्रोटेक्ट स्लिंग फ्रॉम शार्प सरफेस। स्लिंग को है जो शार्प सरफेस से बचाना जरूरी है, क्योंकि शार्प सरफेस पे अगर स्लिंग रहेगा तो लोड कंडीशन में वो कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। अटैच टैग लाइन प्रायर टू लिफ्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या है, जब भी किसी भी लोड को उठाते हैं तो उसको मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन का जो प्रोसेस है उसको लगाना है, यानी टैग लाइन लगाना है वहाँ पे। कीप पर्सनल क्लियर टू लिफ्ट एरिया, यानी कोई भी आदमी लिफ्टिंग एरिया में नहीं होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लिफ्ट लोड फ्यू इंचेज एंड चेक रिगिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम कोई लोड को उठाते हैं तो उसको कुछ हाइट तक ले जाके, यानी फ्यू इंच ऊपर ले जाके उसको चेक करते हैं कि ये लोड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ज़्यादा वन साइड झुक रहा है क्या, ऐसा है कि नहीं। तो उसको हम लोग ट्रायल लिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ट्रायल लिफ्ट करना जरूरी है उठाने के पहले। उसके बाद नो लिमिटेशन ऑफ होस्टिंग डिवाइस। तो होस्टिंग डिवाइस का लिमिटेशन क्या है, मीन्स वो कितना उठा सकता है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्टार्ट एंड स्टॉप स्लोली। अगर रोक स्टार्ट करना है अगर उठाने के लिए तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है, और अगर जब हम डाउन कर रहे हैं तो उस समय भी धीरे धीरे करना है, कोई भी स्पीडली दोनों ही केस में नहीं करना है। बाज फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड पावर लाइन्स। देखना है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है वहाँ पे और कुछ है, या वहाँ पे पावर लाइन क्रॉस कर रहा है, तो उसको देखना जरूरी है, ताकि उसके साथ लोड का मूवमेंट के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके यूज प्रॉपर हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल का इस्तेमाल सही ढंग से करना है, ताकि सिग्नल मैन और क्रेन ऑपरेटर के बीच में अच्छी खासी वहाँ पे अच्छा हो। मेंटेन लोड कंट्रोल। यहाँ पे लोड कंट्रोल को मेंटेन करना है, मतलब जितना लोड उठा सकता है उतना उठाएं, उससे ज़्यादा ना उठाएं। तो ये सारे आपने अभी देखा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज ऑफ क्रेन एंड लोड। यानी क्रेन का लेवरेज क्या होता है और लोड का लेवरेज जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो उसका प्रिंसिपल को अगर हम बात करेंगे तो उसका प्रिंसिपल एक ही होता है। क्रेन का जो लेवरेज होता है वो लोड लेवरेज के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा क्रेन स्टेबल रहेगा, अदरवाइज क्रेन स्टेबल नहीं होगा। तो इस पे ध्यान देना जरूरी है कि क्रेन का लेवरेज और लोड लेवरेज दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्रेन लेवरेज क्या है और लोड लीवरेज क्या है, तो वो दोनों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज की बात करें तो क्रेन लीवरेज की पहली बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रेन का वेट, यानी क्रेन लीवरेज की बात करेंगे तो क्रेन का वेट कितना है,
और इनटू हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी टू ट्रिपिंग एक्सिस। ये देखिए यहाँ पे हमारा सीजी है और यहाँ से ट्रिपिंग एक्सेस जो है ये वाला पार्ट है, ये ट्रिपिंग एक्सेस है। तो यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस हो गया, यानी क्रेन का वेट और इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी टू ट्रिपिंग एक्सेस। तो ए और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्रेन लेवरेज निकलेगा, ठीक है। उसके बाद लोड लीवरेज निकालेंगे किस तरह से। लोड लीवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोड का वेट कितना है वो और इनटू हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ द लोड टू ट्रिपिंग एक्सेस। तो लोड का यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ द लोड, तो लोड का सीजी कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ए होना चाहिए। तो अगर ए निकालते हैं और दोनों इक्वल है तो आप समझे आपका क्रेन है जो क्रेन का मूवमेंट सही होगा। तो यही प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल को पूछा जाता है कि लिवरेज ऑफ क्रेन एंड लिवरेज ऑफ लोड का प्रिंसिपल क्या है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू अप्लाई यू बोल्ट क्लैंप ऑन वायर रोप। अगर किसी वायर रोप को जोड़ना है और उसको लेंथ को आगे लेके जाना है तो उसको किस तरह से है जो वहाँ पे क्लैंपिंग करने का मेथड क्या है। तो कोई भी अगर रोप आपके पास है और अगर आपको इस तरह से करना है तो सबसे पहले लास्ट में यहाँ पे लगाना है, यानी कि आपको मतलब अप्लाई फर्स्ट क्लिप ऑन बेस विड्थ फ्रॉम डेड इंड एंड वायर रोप। तो डेड इंड और वायर रोप यहाँ पे ये देखिए एक डेड है, एक कंटिन्यूअस आगे जाएगा, एक डेड है, इसमें एक कंटिन्यूअस आगे जाएगा, एक डेड है, इसमें ये आगे है, ये है जो आगे जाने वाला है, ठीक है, बाकी ये डेड इंड है। तो एक डेड इंड से थोड़ा सा डिस्टेंस रख करके पहले क्लैंप करना है। ये पहला क्लैंप हुआ। ये होने के बाद उसके बाद दूसरा क्लैंप करना है जो जहाँ पे हमारा ये क्या है, यू बोल्ट है और यहाँ पे थिम्बल लगा हुआ है, तो इसके नज़दीक में यहाँ पे करना है और इसको दोनों ही नट को टाइटली फुल्ली नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में जो बीच में होता है तो बीच में हम है जो यहाँ पे लगाएंगे। तो बीच में लगाने का एक प्रोसेस होता है यहाँ पे बीच में लगाने का कि हमारा स्लिंग का जो डाया है ना उसका 6 या 7 टाइम्स लेकर के हम लेंथ को मापते हैं। जैसे सपोज इस स्लिंग का डाया अगर 1 इंच है तो 6 इंच लेंथ यहाँ इसके और इसके बीच में होना चाहिए या 7 इंच इसके बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में, यानी वो उसके हिसाब से है जो बीच में लगाना है। और इसके बाद ये लगाने के बाद इसको फुल्ली टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपका ये स्लिंग है जो रेडी हो गया। तो ये है जो करेक्ट पोजीशन है इसका, और ये देखिए ये वाला करेक्ट है और ये है जो इनकरेक्ट है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट SWL फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, यानी वायर रोप का SWL निकालने का फॉर्मूला। तो बहुत इजी फॉर्मूला है, आप लोग सभी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है D² इंटू 8 यानी 8D²। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या, अगर किसी रोप का डाया 1 इंच लेते हो तो SWL इसका क्या हुआ, D इंटू 8, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 8 टन, यानी 8 टन होगा, जो कि एक थंब रूल फार्मूला है। तो 8 इंटू D² आप बता सकते हैं, तो इसका थंब रूल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्रेन सेफ्टी डिवाइसेस, क्रेन में सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या होता है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक हुक लैच है। तो क्रेन का जो हुक रहता है ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, क्योंकि वो स्लिंग को बाहर आने नहीं देता है। तो यहाँ पे इस तरह से एक इसमें लैच रहता है, तो वो क्या करता है और यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। जब इसके अंदर इसको ये अप डाउन हो सकता है और इसके बाद ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है। तो हुक लैच का होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट हुक लैच किसी भी हुक को काम करना गलत है। उसके बाद होता है बूम लिमिट स्विच। तो बूम लिमिट स्विच एक्चुअली यहाँ पे होता है। तो बूम लिमिट स्विच जब क्या होता है, जब ये बूम को ज़्यादा अप लिया जाता है तो ये स्विच के साथ इसका टच होता है और टच होने से यहाँ से अलार्मिंग आती है। तो ऑपरेटर को समझ में आता है कि बूम ज़्यादा हाई हो गया है, मतलब तो वो क्या करता है फिर से बूम को थोड़ा सा डाउन कर लेता है। तो अलार्मिंग अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो ऑपरेटर को पता नहीं चलेगा और बूम ज़्यादा अप होने के कारण क्रेन टिप हो सकता है, पीछे की ओर क्रेन टपल हो सकता है। उसके बाद है ओवर होस्ट लिमिट स्विच। तो ओवर होस्ट लिमिट स्विच यहाँ पे होता है, मतलब इसको अगर यहाँ पे ले लिया जाए और इससे आके टच होगा तो क्या होगा, ये अलार्म यहाँ देना चालू करेगा, जिससे ऑपरेटर को मालूम पड़ेगा कि ओवर होस्ट हो गया। तो ओवर होस्ट कंडीशन गलत है। फिर यहाँ पे है जो लोड है जो बूम के साथ टकराएगा और यहाँ पे फिर टपल होने का डर हो सकता है।
उसके बाद है बूम एंगल इंडिकेटर। तो यहाँ पे देखिए बूम एंगल इंडिकेटर यहाँ पे लगा रहता है क्रेन में, यहाँ पे बूम एंगल इंडिकेटर। तो ये क्या होता है, एंगल प्लेट होता है जो जैसे जैसे बूम अप डाउन होगा तो ऑटोमेटिक वो रोटेट होता है। तो रोटेशन के कारण उसमें एंगल पता चल जाता है कि अभी बूम का एंगल कितना है। जैसे जैसे बूम को आप लेंगे उसका एंगल बढ़ते जाएगा 90 की ओर, जैसे जैसे नीचे करेंगे तो 90 से वो डाउन होता चला जाएगा। तो ये है, ये मूव होता है जैसे जैसे बूम से अटैच रहता है तो उसके कारण ये अप डाउन होते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है SLI यानी सेफ लोड इंडिकेटर, जो कि क्रेन के केबिन के अंदर लगा हुआ है। मैक्सिमम क्रेन जो अभी आ रहे हैं सभी में SLI रहता है। इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट लोड इंडिकेटर। इसमें उस इक्विपमेंट में सारे चीज़ बताए जाते हैं कि अभी क्रेन का हाइट कितनी है, क्रेन का बूम लेंथ कितना है, क्रेन कितने एंगल पे खड़ा है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी अभी कितनी है। इसमें A to Z बताया जाता है। लोड उठाने के बाद उसका लोड कैपेसिटी कितना है, इसमें मार्जिन है जो चाहिए 85% उठाना, 25-15 का मार्जिन रखना है, कहीं 70 उठाते हैं तो 30 का मार्जिन रखना है। वो सारे चीज़ इस क्रेन में उस SLI में उसको बताता है। तो ये अभी आपने देखा, ये सारे क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में जब भी रिगिंग एंड लिफ्टिंग इंटरव्यू होता है या सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू होता है तो इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।